of you. मैं करमजीत कौर, पंजाब स्टेट कोऑर्डिनेटर, आज आप सबका वॉरियर जनरल सेशन 3 के हिंदी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा एपिसोड है वो हिंदी में है और उसका जो टॉपिक है वो है डायलिसिस। हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको डायलिसिस की संपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं और मेरे साथ हैं मुंबई से सचिन राव। हेलो सचिन। नमस्कार करमजीत जी। हाँ हेलो, कैसे हो आप, बताएं कुछ। एकदम बढ़िया, आप कैसी हैं? प्लेजर टू बी हियर। ओके, थैंक यू। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है उनका इंट्रोडक्शन कराते हुए। सो आज हमारे साथ है डॉक्टर राजा रामचंद्रन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। सो आज हम राजा सर से डायलिसिस के बारे में उपयोगी जानकारी देने वाले हैं। सो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सो वेलकम सर, आप आए, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू जी, थैंक यू मिसेस करम, थैंक यू सो मच। इट्स अ ऑनर एंड प्रिविलेज टू इस सेशन को अटेंड करना और क्वेश्चंस को आंसर करना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सर। सो सर, मैं जो पहला प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक्चुअली एक प्रश्न भी नहीं, एक शंका का समाधान है। एचडी हो या पीडी हो, एक पेशेंट जो है जिसका डायलिसिस होता है कि वो डायलिसिस के बाद अपने आप को, उसको कैसा अनुभव करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये बात करते हैं, या हम दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि अच्छा डायलिसिस क्या है या अच्छे डायलिसिस का एक क्या लक्षण है। थैंक यू। ये एक इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि तभी अगर ये नहीं होता है तभी हम क्या आगे करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशंस आएंगे। व्हाट इज अ गुड डायलिसिस मींस, इसकी कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपका बीपी इतना रहेगा अच्छा है, आपका क्रिएटिनिन इतना रहेगा तो अच्छा है, आपका सोडियम इतना रहेगा तो अच्छा है, आपका पोटेशियम इतना रहेगा तो अच्छा है, फास्फोरस इतना रहेगा तो अच्छा है। ऐसी कोई डेफिनेशंस नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब क्या है? मैं जो महसूस कर रहा हूं या पेशेंट जो महसूस कर रहा है उसको हम बताते हैं एक सब्जेक्टिव फीलिंग। सो सब्जेक्टिव फीलिंग अच्छा होना चाहिए। क्या क्या वो सब्जेक्टिव फीलिंग है? ये एक पहली बात, आई शुड फील गुड, मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए। एक होता है जैसे आप डायलिसिस पेशेंट, जब डायलिसिस शुरू होने से पहले पेशेंट को पूछेंगे कि कैसा फील रहा था, मुझे पूरे दिन थकान महसूस हो रहा था, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा था, मन उदास रहता था। बट डायलिसिस करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद, आई हैव स्टार्टेड, मुझे ना नॉर्मल फील होना शुरू किया। ये होता है एक अच्छा डायलिसिस का लक्षण। आदमी को या लेडीज को नॉर्मल फील करना, ये एक इंपॉर्टेंट, दिस इज अ गुड डायलिसिस। इसके साथ साथ बहुत अदर फैक्टर्स है। एक होता है कि एक हीमोग्लोबिन अच्छी तरह से बना रहे। ये अच्छी तरह क्या होता है? हीमोग्लोबिन में 9.5 के ऊपर रहेगा तो अच्छा है। सांस फूलने में, सांस ठीक से होना चाहिए, सांस फूलना नहीं चाहिए, पेशेंट को आराम से रात की नींद आना चाहिए। सो दीज आर दी अदर पैरामीटर्स जो हम, मतलब एक नॉर्मल फील होने के साथ साथ बाकी चीजों को हम जोड़ देते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक अच्छा डायलिसिस का मतलब आदमी या मीन्स इट्स जेंडर न्यूट्रल, सो उसको अच्छा फील करना चाहिए। सो दैट इज, इट इज मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन रादर देन कोई ऑब्जेक्टिव कि ये पैरामीटर इतना इतना रहे। तो इससे है कि इट्स अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन। अनदर थिंग इज, पहले कुछ दिन ये हीमोडायलिसिस शुरू करेंगे या पेरिटोनियल डायलिसिस शुरू करेंगे, पहले कुछ दिनों में हो सकता है थोड़ा एडजस्टमेंट्स हो। जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे तो पेट थोड़ा सा इनिशियली कुछ दिनों में हेवी रहता है, फिर पीपल गेट एडजस्टेड, उसको उसके साथ साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सो इमीडिएटली हीमोडायलिसिस उसी तरह से सडनली कभी कभी जब स्टार्ट करेंगे तो लोग कंप्लेन करते हैं, जी हमें ना जैसे ही डायलिसिस करके आते हैं हमें बहुत थकान महसूस होता है। लेकिन ये डायलिसिस करते करते उनको, दे गेट यूज्ड टू इट, नॉट एग्जैक्टली गेटिंग यूज्ड टू इट, बट कुछ और चीजें भी जो हम फ्यूचर क्वेश्चंस में हम उसको टेक ओवर करेंगे, वो हो जाता है। सो बेसिकली आफ्टर सम टाइम नॉर्मल फील करना
अपना नॉर्मल रूटीन करना, अपना नॉर्मल काम पे जाना, नॉर्मल भूख लगना और नॉर्मल जॉब करना, ये सब एक अच्छा डायलिसिस होने का लक्षण होता है. सो दिस इज in brief about the question. Yes, yes. थैंक यू थोड़ा सर. two other thing investigation basis में मैं ये बोलूंगा कि Yes, sir. हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए. That is one thing. And symptom में सांस नहीं फूलना चाहिए, पैर वैर में स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लक्षण होता है फ्लूइड एक्सेस का, वो नहीं होना चाहिए. Yes, yes. So, थैंक यू सर. बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब समाधान सुन के. सचिन. Yeah. So, सर मेरा जो दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही था, वो मुझे इसी में उसका हल मिल गया. वो था कि क्या इंडिकेटर होना चाहिए, तो उसका भी हल मुझे इसी में मिल गया. सो मैं अगला जो प्रश्न है वो ये लेना चाहूंगी कि जब कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो फिस्टुला बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए कि फिस्टुला से डायलिसिस होगा. और फिस्टुला एक ऐसी चीज है कि जो पेशेंट के साथ ही रहेगा. ये नहीं है कि घर गया तो फिस्टुला उतार के रख दिया, आज डायलिसिस के लिए जाना है तो भैया लगा के चले गए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसकी केयर करनी बहुत जरूरी है और इसकी जानकारी हर पेशेंट को होना बहुत जरूरी है. तो सर मैं चाहूंगी कि आप इसके विषय में कुछ बताएं. ठीक है. एक फिस्टुला ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्या बताते हैं, जो हीमोडायलिसिस की जो डायलाइजर होता है ना, उसको बताते हैं हम हार्ट ऑफ द डायलिसिस करके हम बोलते हैं इन मेटाफोरिकली. बट लेकिन मेरे हिसाब से देर आर एक डायलिसिस में ना 4 वेरिएबल होते हैं. वेरिएबल मतलब वो चीज होती है जो इफेक्ट करती है. पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एक होता है फिस्टुला. फिस्टुला का क्या होता है, फिस्टुला इज द ड्राइवर, कि वो फिस्टुला की वजह थ्रू ही ब्लड जाएगा एंड वापस ब्लड उसी फिस्टुला के थ्रू आएगा. उसका डिटेल्स मैं बोलूंगा, आई विल आफ्टर जो नेक्स्ट 3 चीज बताने के बाद. दूसरा होता है पानी की क्वालिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर की क्वालिटी इज बहुत, जमीन आसमान की डायलिसिस में अंतर हो जाती है वाटर की क्वालिटी की वजह से. अगर वाटर की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपको सारे डायलिसिस करने के बाद और थकान महसूस होगा एंड उससे बहुत सारे मेटल्स या जो भी गंदगी आ सकती है जो आपकी बाकी पैरामीटर्स लाइक हीमोग्लोबिन, बोन पे, सब पे असर कर सकता है. तीसरा होता है साइज ऑफ द डायलाइजर. साइज ऑफ द डायलाइजर का मतलब क्या होता है, सपोज हम लोग होते हैं जो लाइक नॉर्मल पीपल जो होते हैं, उनकी एक डायलाइजर का एक साइज बॉडी सरफेस एरिया में, बॉडी सरफेस एरिया को देखकर एक डायलाइजर की साइज रखते हैं. एक 5 फुट 2 इंच का आदमी और 6 फुट 2 इंच आदमी का डायलाइजर एक ही साइज रखेंगे. सो वो जो 6 फुट 2 इंच वाला बंदा होगा, उसको तो हमेशा जब डायलिसिस करने के बाद उसको लगेगा कि मेरी डायलिसिस ठीक नहीं हुई, मैं अभी भी ठीक फील नहीं कर रहा हूं. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम डायलाइजर का साइज ठीक से हम फिक्स करें कि बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया. कभी अक्सर ये हो जाता है ना, हम F6 को लेके चले जाते हैं, 5 फुट के लिए F6, 6 फुट 1 इंच के लिए भी F6 करके, मतलब आई हैव सीन दिस, ये मैंने देखा है और हो जाता है ये. So let's not blame कि ये है वो है करके, let's not get into सॉरी that. टू कट यू शॉर्ट डॉक्टर देयर. जब भी आप बताते हैं कि डायलाइजर जैसे आदमी की हाइट, वजन वगैरह पे डिपेंड होता है, तो क्या ये हमारा डिसीजन होना चाहिए या वी शुड, हमें नेफ्रोलॉजिस्ट अपने डॉक्टर पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो बताएंगे हमारे लिए कौन सा डायलाइजर सबसे बेहतरीन होगा? मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट का काम है, ये टेक्नीशियन का काम है या ये पेशेंट का काम है, सबसे बढ़िया होगा अगर तीनों लोग मिलकर शेयर करके करें. देखिए कभी कभी ओवरसाइट हो सकता है, किसी से भी ओवरसाइट हो सकता है एंड उस ओवरसाइट को हम कभी भी उसको एक नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए. चलो किसी ने मिस, 3 लोग है, एक ने मिस कर दिया तो 2 ने पकड़ लिया करके. अगर डॉक्टर ने मिस कर दिया, टेक्नीशियन और पेशेंट ने कर लिया. अगर टेक्नीशियन ने मिस कर लिया, डॉक्टर और पेशेंट ने. अगर पेशेंट ने मिस कर दिया, डॉक्टर और टेक्नीशियन ने पकड़ लिया. सो इट शुड बी अ शेयर्ड डिसीजन. सो इस अगर हम ऐसे करेंगे सो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, लाइक इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप. बट यस,
पेशेंट को ये पता होना अच्छी बात है ना, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट इसको मिस होने की चांस कम रहेगा। लाइक अगर आपको पता होगा हम 4 लोगों को और बताएंगे, तो 4 लोग 16 लोगों को बताएंगे, तो इट्स दैट वे ना, ये परकोलेट होता है। सही बात है। आई थिंक नॉलेज, जो ज्ञान, वो बढ़ना चाहिए। नॉलेज अबाउट ये बीमारी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबको ज्ञान होना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, एक एकदम बेहतरीन पॉइंट आपने बताया। प्लीज कंटिन्यू। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूइंग ऑन व्हाट यू सेड, कि आपने बताया ज्ञान बांटना चाहिए, एंड इट डिपेंड्स अपॉन ज्ञान कौन बांटता भी है। यस सर। सच्ची बात मैं बताता हूँ आपको, व्हाई आई टेल यू। ऑस्ट्रेलिया में एक बार आई हैव हर्ड इट, पता नहीं कितना ट्रू है, बट इट साउंड्स गुड, कि जब डॉक्टर्स ने काउंसल किया फिस्टुला के लिए, तो द चांस ऑफ अ पेशेंट फिस्टुला बनाने की प्रोबेबिलिटी कम था। यही जिस जिस पेशेंट ने या पेशेंट की अटेंडर्स ने जब काउंसल किया उसी पेशेंट्स को फिस्टुला बनाने के लिए, उसकी सक्सेस रेट ज्यादा था। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि कौन बोलता भी है करके। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातें ना, नो मैटर मैं कितनी कॉन्शियसली ये बताना चाहूं कि मैं सिंपलिस्टिकली मैं बोलूं करके, मेरी बातों की सिर्फ 3/4 ही लोगों को समझ में आएगी, ये सच्ची बात है। बट यही एक कॉमन मैन अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये 90 से 100% तक इसकी रीच हो सकती है। So this is something which is important. Maybe it's lost in the translation. मतलब जो हमें लगता है कि हम कुछ चीजों को मान के चल जाते हैं कि दूसरे आदमी को भी ये पता होगा, और दूसरे आदमी शर्म के वजह से वापस पूछता नहीं है। ये लेकिन एक पेशेंट जब एक पेशेंट को काउंसल करता है, they are on equal terms. Yes. So that is why I say that patient advocacy is very important. और एक्चुअली किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के हमारे हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप का भी यही कोशिश है कि पेशेंट्स भी अगर एक दूसरे के साथ जितना मिले जुले, एक दूसरे की परेशानियां समझे और एक दूसरे को एडवाइस दे, तो भी इतना सुकून मिलता है कि चलो कोई और एक तो है बंदा जो हमारे जैसे, हमारे ही पोजीशन में, हमारे जैसा ही सफर कर रहा है। हम अकेले नहीं है इसमें। Yeah, it's and the probability, like एक जिंदगी में ना हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है। लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है। बट लेकिन एक पेशेंट जब बात करते हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो दे आर ऑन इक्वल टर्म्स। सो दैट्स हाउ इट इज। ग्रेट, थैंक यू सर। आपने बताया फॉर एग्जांपल डायलाइजर एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है एफिशिएंसी ऑफ डायलिसिस में। तो इसके अलावा हमारे कई पेशेंट्स ने सवाल भेजे थे कि क्या इसके अलावा ऐसी चीजें जैसे डायलाइजर का ब्रांड, आजकल इतने सारे ब्रांड अवेलेबल हैं और सबकी कीमतें भी अलग हैं, तो क्या ये ब्रांड फॉर एग्जांपल, क्या ये कुछ इफेक्ट करते हैं डायलिसिस पर? या फिर हम कितना वजन निकाले एक सेशन में, ऐसे सब छोटी छोटे थिंग्स लाइक क्या हमारा फिस्टुला है, कैथेटर है, उन दोनों में कुछ फर्क पड़ता है? तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अच्छे डायलिसिस को या क्या कहते हैं उस पर डिपेंडेंट है, उससे बिना डायलिसिस पे फर्क पड़ सकता है? तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें तो बेहतर होगा। मैं आपका 2 क्वेश्चंस है, एक तो डायलाइजर एंड इट्स क्वालिटी, और दूसरा है फ्लूइड रिमूवल, आपने जस्ट टच किया था उसके ऊपर। तो फर्स्ट डायलाइजर क्वालिटी देखिए, अगर मैं जब भी बोलूंगा कि 4 डायलाइजर है, उसमें ये अच्छा है या बुरा है, जब तक हमारे पास उसकी कोई कंपैरेटिव स्टडी ना हो, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सो बट यस, व्हाट आई हैव लर्नड इन ऑल दीज इयर्स इज most of these brands are reasonably okay, but yes, they should be old enough, पुराना होना चाहिए, और थोड़ा सा स्टेबल, मार्केट में स्टेबल, they should be stable enough for a long time कि हम मानते हैं कि वो टाइम टेस्टेड हो जाते हैं। बट ये मुश्किल है कि मुझे ये बताना कि इसकी और उसकी तुलना कभी हुई है, क्योंकि मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टडीज विच आर बीन डन। सेकेंड वन, फ्लूइड रिमूवल के बारे में दूसरा चीजें जो होता है, कॉमनली फ्लूइड कितना निकाल सकते हैं। एक 60 kg के मैन के हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है, यू कैन, उसको हम मरीज अपने आप को ट्रांसलेट कर सकता है। एक 60 kg मैन में जब तक 4 ml पर घंटे की
मैं निकालूंगा, मतलब 60 kg में 4 ml का मतलब ये हो जाएगा अराउंड 240 ml पर हावर की बात कर रहा हूँ, पर हावर की 240 ml, तो 4 घंटे में 250 करके मान के चलिए तो 1 लीटर हो जाता है, मतलब 1 kg हो जाता है। इफ हम इतना निकालेंगे तो बीपी कम होने की चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इट्स जस्ट लाइक ड्रॉइंग ब्लड, 300 ml निकालते हैं, कुछ पता नहीं चलता है बंदों को करके। तो इफ 250 ml मतलब 3 से 5 ml तक हम 1 घंटे में निकालेंगे तो बीपी कम होने की चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। टिल 10 एक्सेप्टेबल, हम इसको खींचकर हम 10 ml तक कर देते हैं। 10 ml मतलब कितना है, 60 kg मैन में 600 ml, 600 ml हो जाता है, तो 4 घंटे में लगभग 2 से 2.5 लीटर के बीच में हो जाता है। इतना तक निकाल सकते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं 3 लीटर निकालना, 3.5 लीटर निकालना, 4 लीटर निकालना। आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेशेंट्स, क्योंकि सब लोग हालात के मजबूर हैं, ठीक है जी, बट लेकिन आपकी जब ये 1000 से 2.5 तक जाते हैं, कुछ लोगों में सिम्टम आना शुरू हो जाता है, स्पेशली डायलिसिस के बाद वीकनेस। बताएंगे जी हम तो डायलिसिस से डरते हैं जी, क्योंकि डायलिसिस के बाद मेरा इतना वीकनेस हो जाता है करके। बट ये जब 2-2.5 लीटर से 3-3.5 लीटर जब जाता है, तब मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स विल हैव एक्सट्रीम वीकनेस। इट इज जस्ट लाइक रनिंग, जैसे स्पोर्ट्स में दौड़ते हैं, बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाता है बंदा, फिर क्रैम्प्स होकर बैठ जाता है, तो वो वाला हालत हो जाता है एट द एंड ऑफ डायलिसिस। और आप अक्सर लोगों को सुनते भी जाओगे, जब 3-3.5 लास्ट 1 घंटे में तो जी इतना बीपी कम हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा फ्लूइड भी देना पड़ता है, मतलब दीज आर ऑल प्रॉब्लम। सो इसकी एक ही सॉल्यूशन एक ही है, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ ताकि आपको कम फ्लूइड निकालना पड़े। वही फ्लूइड 2 डायलिसिस में निकालना और वही फ्लूइड 3 डायलिसिस में निकालने में जमीन आसमान। 7 लीटर की फ्लूइड मुझे 2 बार निकालना है तो 3.5 लीटर निकालना है। अगर 7 लीटर मुझे 3 डायलिसिस में निकालना है, 2 और 3 या 2.5 और 2 में निकाल दूंगा, तो पेशेंट को फ्रीडम रहता है थोड़ा सा पानी लेने के लिए। या दूसरा एक्सट्रीम जाकर अगर 2 ही करवा सकते हैं हम, 2 से नहीं कर सकते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है। ये इट इज इजी सेड देन डन। जैसे इवन एक नॉर्मल आदमी जो बिल्कुल फिट, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉर्मल क्रिएटिनिन, नॉर्मल लाइफ, जब उसको बीपी हो जाता, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट को स्टिक करना इतना मुश्किल काम है। बताते हैं इवन अंडर स्ट्रिंजेंट कंडीशन ओनली 50% की कॉम्प्लेंस होती है करके। ये तो मरीज है। और खासकर इंडियन डाइट के हिसाब से देखें तो इट इज yes बहुत मुश्किल है। Karam will agree, like whenever you're taking paratha and achar, आप पिछले 50 साल से आप used to हो पराठा और अचार खाने के लिए, without that it's बहुत मुश्किल काम है। So and patient seems to be उनको लगने लग जाता है मेरी quality of life has dropped down significantly करके, मतलब so these are the other things that you need to keep in mind. Strict fluid restriction, अगर आप नहीं कर सकते हो frequency of dialysis, then strict fluid restriction। कोशिश होना चाहिए 2 से 2.5 लीटर के ऊपर आपको हर डायलिसिस में पानी निकालने की जरूरत ना पड़े करके। उसके बाद रिस्क्स विल बी मोर, आवर एबिलिटी टू एड्रेस दोस कॉम्प्लिकेशन इज लेस। और हम एक को एड्रेस करेंगे तो दूसरा होगा, दूसरा को एड्रेस करेंगे तो तीसरा होगा, उस तरह का हो जाएगा। लेकिन सर एक बात, अगर सपोजिंग किसी ने, चलो हो गया अभी 4-5 किलो हो गया, बढ़ गया, और अभी अक्सर देखा जाता है कि अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी आप निकालने की कोशिश करेंगे तो अक्सर क्रैम्प्स आने ही हैं कभी ना कभी सेशन में। यस, मैंने तो जो एग्जांपल बताया था आपको। यस। और अभी देखते हैं तो अगर ये क्रैम्प्स आ रहे हैं सपोजिंग किसी को, हम्म, तो और फ्लूइड नहीं निकल रहा, पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, डायलिसिस करने के बंद करना पड़ रहा है थोड़ी देर के बाद, हम्म। तो ऐसे समय में आप क्या एडवाइस देंगे कि वो डायलिसिस अच्छी तरह से हो जाए फ्यूचर में, कि क्या करें कि जो पानी आराम से निकले? क्या कोई ऐसा नुस्खा है या क्या कोई ऐसा तरीका है अलग डायलिसिस करने का? तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये एक तरफ से एक, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन बट मे बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। एक तो होता है कि अगर 6 लीटर हो जाता है तो आप कोशिश करना कि
600 ml से ज्यादा 1 घंटे में ना हो तो ऑलमोस्ट 10 लीटर हो जाएगा 6 लीटर निकालने के लिए, मतलब दैट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, लाइक वो तो प्रैक्टिकल नहीं है। यस, इफ इट इज लेस यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस। अगर किसी ने कोई रीजन की वजह से ज्यादा पानी पी लिया तो आप ये कर सकते हो, आप थोड़ा सा उस एक सेशन के लिए ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, 4 के बदले में 5 घंटा कर कर आप कर सकते हो। एक तो ये हो गया। और दूसरा चीज है, ऑल्दो डोंट टेक इट एज अ सोल्यूशन बट मे बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इज एक सोडियम प्रोफाइलिंग करके करते हैं। सोडियम प्रोफाइलिंग मतलब क्या होता है, हम जो डायलिसेट का जो सोडियम होता है, ये तो ब्लड ऐसे जाता है, डायलिसेट ऐसे आता है, और काउंटर करंट बेसिकली इट्स द अदर वे। सो इसमें क्या करते हैं हम कि ये जो डायलिसेट की जो सोडियम है उसको फिक्स नहीं रखते हैं, उसको वेरिएबल कर देते हैं। वेरिएबल कर देते हैं मतलब क्या है, स्टार्टिंग में हाई रखते हैं और लास्ट में आते आते कम कर देते हैं। उसमें ये देखा गया है कि ये चांस ऑफ क्रैम्प्स एंड हाइपोटेंशन ये कम होता है करके बताया गया है। So this is one way of doing it. I wouldn't offer it as a solution. I will offer it as a part of solution. It is not. We should address the, जब भी प्रॉब्लम होता है हम हमेशा कमरे में बैठे हुए हाथी को देखना है, मतलब जो चूहे हैं वो बाद में एड्रेस किया जा सकता है। सो पानी ज्यादा ना निकला, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ये सब हाथी है। ये सब जो मैंने बोला लास्ट में, ये जो सोडियम प्रोफाइलिंग जो होता है वो एक चूहे की तरह है, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ। मुख्य कारण है कि आपको फ्लूइड कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस पे आप ज्यादा तवज्जो दें। हाउ कैन यू कंट्रोल फ्लूइड्स? देखिए बॉडी में ना जो ड्राइवर होता है थर्स्ट के लिए वो होता है सॉल्ट। सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर। सो अगर पानी कम करने की जरूरत नहीं है, नमक को जितना कम करने की हम कोशिश करें, मतलब लगभग हम उसको जितना 0 तक ले आने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि वी हैव अचीव्ड थर्स्ट अपने आप मर जाता है। So this is a very important thing. Salt is the driver. So अगर हम salt को कम कर देते हैं, नमक को कम कर देते हैं, तो पानी कम लगेगा। Other small things like मुंह में लोग बताते हैं मेरा मुंह इतना सूख जाता है, बस मुंह को जो वेट करने के लिए मैं जो पानी पीता हूँ वही मुझे 1 लीटर हो जाता है। अब see you have to respect everybody's problem. So how can you address this? तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर डायबिटिक नहीं हो तो जी आप बबल गम ले लो, बबल गम खाते रहो, क्योंकि बबल गम से क्या होता है कि सलाइवा आता रहता है, मतलब यू कीप चूइंग बबल गम्स। अगर बताते नहीं जी हमें डायबिटीज है तो ये पानी में डाल दो जी, पानी में डालने के बाद थोड़ा सा यू स्क्वीज इट ऑफ सो दैट इट्स द शुगर कंटेंट चला जाता है, फिर यू कीप यू नो चूइंग इट। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मुंह में मॉइस्ट रहता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाती है। आई वुडंट से दैट इट्स अ सॉल्यूशन, अगेन समथिंग, इट्स अ स्मॉलर सॉल्यूशन और अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सो वो कर सकते हैं। सर ड्राई वेट मैनेजमेंट भी इससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है? फैंटास्टिक, या इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, आपने ये किया हुआ था ड्राई वेट। सो Yes, sir. ड्राई वेट इसकी ना एक्चुअली सुनने में तो अच्छा लगता है कि ड्राई वेट करके, मतलब इट्स अ इम्पोर्टेंट टर्म, इसकी कोई ये होगी वैल्यू होगी कि हम ये कर देंगे तो हमें ड्राई वेट मिल जाएगा करके। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। ड्राई वेट वही होता है जिससे सांस नहीं फूलेगा, बीपी भी कम नहीं होगा, ठीक है, इट्स लाइक दैट। सो इसकी कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है कि ये है करके मतलब ड्राई वेट। तो आइडियली ड्राई वेट क्या होना चाहिए? ड्राई वेट वो वेट होना चाहिए जहां शरीर में एक्स्ट्रा वाटर ना हो करके, वो होता है। एक्स्ट्रा वाटर होने से क्या होता है? एक्स्ट्रा वाटर होने से सूजन आ सकती है, सांस फूल सकती है, बीपी बढ़ सकता है। उसी तरह अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब आपने ज्यादा ही पानी निकाल दिया, ड्राई वेट मतलब बंदे को डिहाइड्रेट कर दिया आपने, तो तब क्या होता है, बंदों को बिल्कुल he starts feeling cramps in the body, so and the sense of malaise, the muscle dehydrate हो जाता है, एक sense of weakness होता है, ये सब होता है। So this is the other end of the spectrum. ये दोनों एंड ऑफ स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। ये आप कैसे पता चलेगा? ये आप इनिशियली क्या होता है, जैसे आप डायलिसिस करते करते जाते हो तो यू लर्न, जो पेशेंट्स होते हैं वो समझ जाते हैं ये मेरा ड्राई वेट है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पानी निकालता हूं तो मेरा बीपी गिर जाता है, और इससे कम जाता हूं तो मेरा क्रैम्प्स होने लग जाता है।
देखिए हमेशा ना पेशेंट को मैं बताता हूँ, डायलिसिस पेशेंट को, प्लीज आप थोड़ा अपना ना थोड़ा माइंड को ओपन रख लीजिए, ताकि देखिए इट डजंट टेक मच थोड़ा, लेकिन आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत इट कैन बी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर ट्रीटमेंट। जो चीज हमें 10 इन्वेस्टिगेशन करके पता करना है, आपकी एक बात हमें वो एड्रेस कर देती है। ठीक है जी। हाँ, इन्वेस्टिगेशन कैसे करके, इन्वेस्टिगेशन एक होता है बायो इम्पिडेंस करके एक मशीन आता है, उसमें हम चेक करके, जिम में भी होते हैं, काफी जिमों में भी रखे रहते हैं, लोग जिम जाते हैं तो देख सकते हैं, एक बायो इम्पिडेंस मशीन होती है। मैं तो गया नहीं हूँ, मैंने एक बॉम्बे में एक बार गया था तो वहां देखा था कि जिम में रखा हुआ था बायो इम्पिडेंस मशीन। सो उससे पता चल जाता है आपको पानी में कितना एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, वो एक चीज है। दूसरा होता है जब अल्ट्रासाउंड करते हो, एक जो हार्ट को ना बॉडी के नीचे से कनेक्ट करने के लिए एक वेन होता है, उसको हम बताते हैं इंफीरियर वेना केवा करके। वो जो जो स्टर्नम होता है, यहाँ जो स्टर्नम होता है इस एरिया से जाता है, तो हम अल्ट्रासाउंड करके उसको देख सकते हैं। अगर उसकी साइज 1.1 एंड 1.7 के बीच में उस आईवीसी का, आईवीसी इंफीरियर वेना केवा करके बोलते हैं, जो ये जो चेस्ट के नीचे से सारा ब्लड जो है वही लेके आता है, मतलब उस चैनल के थ्रू हार्ट में जाता है, उसको हम देखते हैं 1.1 सेंटीमीटर 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। एंड ये 50% से कम, मतलब जैसे सांस लेते हैं तो कोलैप्स होना है, मतलब उस तरह का, मतलब 50% तक कोलैप्स होता है, ये होता है नॉर्मल। अगर ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, 1.7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड ओवरलोड है करके, एक इनडायरेक्ट वे। और दूसरा चीज ये होता है, अगर ये बिल्कुल पचका हुआ है, जो उसकी जो सामने से सामने ऐसे सटका हुआ है उसकी जो वॉल्स, इसका मतलब कि पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड है, हम ड्राई वेट को एक्चुअली गलत ले रहे हैं, वी आर एक्चुअली ओवर रेटिंग द ड्राई वेट, वी शुड रिड्यूस द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके। ये एक इजी तरीका है, मतलब ये बेड साइड में जब पेशेंट आते हैं तो कर सकते हैं, मतलब दिस कैन बी डन, दिस इज अनदर इजी वे ऑफ डूइंग इट। यस, इसके साथ एक राइडर है, ये सब अंडर द प्रिजम्पशन दैट हार्ट ठीक है करके। अगर हार्ट फेल हो रहा है तो ऐसे ही डायलेटेड रहेगा आईवीसी, सो दैट इज अनदर कैच, इसमें एक कैच ये भी है करके। सो वही है कि इसकी कोई राइट वे, राइट टेक्निक नहीं है, ओनली थिंग यू विल ओनली गेट टू नो विथ पीरियड ऑफ टाइम दैट ये कैसा, क्या सही है क्या गलत है करके। पेशेंट को मतलब अपने बॉडी को समझना पड़ेगा कि कहाँ उसको तकलीफ हो रही है, यस, एक हद के बाद उसको कहाँ तकलीफ हो रही है, वहीं उसको थोड़ा ऊपर नीचे तो थोड़ा होगा ही। जैसे यस, आपने कहा कि ड्राई वेट एक फिक्स तो हम लोग बता नहीं सकते, यस, लेकिन आसपास जरूर आ सकते हैं उसके। और जब आपको ठीक लग रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपको अच्छा लगना चाहिए, बीपी ठीक ठाक होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए, कि मतलब आपका ड्राई वेट पहुंच गया, क्या ये कहना सही होगा सर? perfect, this is the right, and I will tell you another example, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज कोई 60 kg मैन डायलिसिस का हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हम मान के चलते हैं कि वो पेशेंट बताता है जी मैं पहले 60 था, अब मैं 62 हो गया, 2 लीटर पानी निकाल दिया, ठीक हो गया, पेशेंट फीलिंग वेल। विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, डायलिसिस अच्छा होने से भूख अच्छा लगने लग जाता है, पेशेंट ठीक ठाक खाने लग जाता है, उसका वजन धीरे धीरे करके 61, 62, 63 हो जाता है। बट लेकिन वो जो ड्राई वेट है ना, हमने तब का किया हुआ ड्राई वेट है 60 वाला, जो पेशेंट जब हमने फर्स्ट डे उसको लिखा हुआ था 60 करके, इफ वी मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट हम हमारी टारगेट उसी की तरह रहती है। अरे पेशेंट ने इतना वेट गेन कर लिया, वो बता रहा है कि मैं 1 रोटी खाता था, अब मैं पूरे दिन में 6 से 8 रोटी खाता हूँ, मतलब आई हैव इंक्रीज्ड माय फूड, वेट गेन तो होगा जी। योर ड्राई वेट इंक्रीजेस फ्रॉम 60 टू 63। अगर आप उसी 60 के पीछे पड़ो रहोगे तो पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ विल कीप ड्रॉपिंग डाउन। वो बताएगा जी डायलिसिस ही नहीं करना है मुझे, क्योंकि डायलिसिस करके आता हूँ मैं इतना थक जाता हूँ, क्योंकि पूरा पानी निकल जाता है मेरा करके, मतलब ही विल कम एंड ड्रिंक विद रिवेंज। सो ये अक्सर गिल्टी एज चार्ज, मैंने काफी बार किया है ये सब, सो इट डज हैपन, यस। सो ये सर मैं एक बारी पिछली डिस्कशन पे आना चाहूंगी, प्लीज। फिस्टुला के बारे में। अभी यस, मेरा एक रह गया है, मैं वो जानना चाहूंगी आपसे कि मेरा फिस्टुला सही चल रहा है या नहीं। उसके लिए टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट? गुड गुड क्वेश्चन। सो एक होता है
पेशेंट को क्या करना है, और एक होता है डायलिसिस टीम को क्या करना। सो ये जी दो सर, जी दो सर। चीजें होती हैं। पेशेंट का ये काम होता है कि मैं डेली देखूं तो मेरा फिस्टुला ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर ऐसे तो कुछ नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, कोई मतलब स्वेलिंग तो नहीं है, मतलब सिंपल थिंग, स्वेलिंग वो नहीं है। मैं छू के देखूं, उसका थ्रिल अच्छा रहा है। थ्रिल मतलब क्या है, वो एक वाइब्रेशंस की तरह आएगा, उसके टच करोगे तो वो वाइब्रेशन अच्छा आ रहा है, वो फील करके देखना है। वो होता है पेशेंट का काम। दूसरा चीज, पेशेंट का ये फिस्टुला को एग्जामिनिंग तक का काम हो गया। दूसरा चीज, उसकी जब डायलिसिस होती है, ही शुड सी दी मशीन। मशीन में देखना है कि मेरी डायलिसिस का स्पीड कितना रखा गया है करके। कभी कभी होता है 250 होता है, 200 होता है, 300 होता है, 350, बड़ा वेरिएबल होता है हमारे में। सो हमें देखना चाहिए, यूजुअली हम मान के चलते हैं 300 मींस फैंटास्टिक, इट्स रीजनेबल, आई विल नॉट से फैंटास्टिक, आई विल से इट्स रीजनेबल करके, मतलब नॉर्मल है, अच्छा है करके मतलब। तो 300 है तो ठीक है, बट पेशेंट को देखना चाहिए। आज 100 लोगों को मैं पूछूंगा ना, 80 लोगों को पता नहीं होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ करके मतलब। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, ये पेशेंट को पता होना चाहिए स्पीड क्या है करके। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर स्पीड ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी जो फिस्टुला की जो फीडर है वो कम है। उसको देखना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए कि टेक्नीशियन शुड टेल कि डॉक्टर की, या पेशेंट भी बोल सकता है जी मेरा स्पीड क्यों ठीक से नहीं आ रहा है। क्योंकि स्पीड ऑफ डायलिसिस, ब्लड कितना स्पीड से जाएगा, ब्लड ऐसे स्पीड से जाएगा और इस तरह से डायलिसेट आएगा, तभी सारी गंदगी अच्छी तरह से फेंका जाएगा अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन। वन ये हो गया। एंड आफ्टर द स्पीड ऑफ द डायलिसिस एक होता है वीनस प्रेशर करके। वीनस प्रेशर करके वहां पे एक होता है, एक रेंज आता रहेगा। उस वीनस प्रेशर रेंज में होना चाहिए। वीनस प्रेशर का रेंज क्या होता है, कुछ नहीं होता है जी। वीनस प्रेशर का रेंज, सपोज फिस्टुला में आगे ब्लॉक है करके रख लीजिए, यहाँ पे कहीं ब्लॉक है, या ऊपर ही कोई स्टीनोसिस हो जाता है, मतलब क्योंकि लोगों को क्या होता है, अक्सर गले में नली लगती है। गले में नली लगने की वजह से क्या होता है, जो वेन ब्लड को लेके आता है, उस जहां पे सुई डला रहता है गले में नली डालने के लिए, वो टाइम्स के हिसाब से थोड़ा स्टीनोस मतलब छोटा हो जाता है। जब ये हो जाता है तो ब्लड जो नीचे से आता है वो इतना इजीली जा नहीं सकता है, सो प्रेशर को पीछे फेंकेगा, है ना जी। सो वहां पे यू सी द वीनस प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो ये एक चीज भी पेशेंट देख सकता है कि मेरी अलार्म सिस्टम में क्या क्या हो रहा है करके। बार बार वीनस अलार्म दे रहा है, कभी कभी ओवरराइड कर देते हैं उसको। सो ये भी एक चीजों को पेशेंट को देखना है। सो पेशेंट को 3 चीज देखना है, एक फिस्टुला को देखना है और पैल्पेट करना है, 2 ब्लड की स्पीड, 3 अगर सामर्थ्य पेशेंट है तो वीनस प्रेशर को भी देखना चाहिए। ये 3 चीज देखना चाहिए। चौथी, नेक्स्ट इज दिस अबाउट व्हाट द टेक्नीशियन टू शुड डू एंड व्हाट द डॉक्टर शुड डू। एक टेक्नीशियन एंड डॉक्टर जो करेंगे, एक तो है कि वो एटलीस्ट महीने में एक बार हम बताते हैं, जब भी हम पेशेंट्स हमारे पास आए, मैं हमेशा छू के देखता हूँ कि फिस्टुला ठीक है या नहीं। हम ऑब्लिट इस साइड चेक करके बंद करके देखते हैं कि ये हाथ पूरा ठीक है, इस साइड बंद करके देखते हैं ये ठीक है क्या करके। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे फिस्टुला है, हम ऐसा ऊपर कर देते हैं, आई मतलब बस एक पेशेंट को ये भी बता बस अपना हाथ ऊपर करो करके, इवन विद इन few minutes, like within few minutes you will be able to tell। जब जब भी पेशेंट अपना हाथ ऊपर करता है, ये पूरा फिस्टुला कोलैप्स हो जाना है, दिखना ही नहीं चाहिए, मोटा वाला दिखना ही नहीं चाहिए, पूरा कोलैप्स हो जाना। अगर कोलैप्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे ब्लॉक है। समझ रहे? दीज आर दी अदर थिंग, 2 थिंग्स। देन दी थर्ड थिंग, दैट एक हमेशा हर 3 महीने में एक बार एक अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम विद अल्ट्रासाउंड क्या है, जैसे इट इट रिक्वायर्स, जैसे जब भी हम बेचते हैं ना, कभी-कभी पेशेंट बताते हैं कि ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करके आ जाते हैं, बताते हैं जी फिस्टुला है, ठीक है करके। वो नहीं होता है, फिस्टुला है, ठीक नहीं है। फिस्टुला का जो वेन है, कितना डायमेंशन क्या है, 6 मिलीमीटर के ऊपर है या नहीं है, ब्लड का फ्लो कितना आ रहा है। एक तो हम बताते हैं ना, यूजुअली 600 ml होना, 600 से 1200 तक रहना चाहिए। 900 से 1000 ठीक है करके, मतलब रेंज बता रहा हूँ, 600 से 1200 होना चाहिए। कम भी होने से प्रॉब्लम है, ज्यादा भी होने से प्रॉब्लम है। ज्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होता है, ब्लड जेट की तरह जाता रहता है। ब्लड जेट की तरह जाएगा तो एक तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, एक दूसरा जेट की तरह मार मार के क्या कर देता है, यहाँ जो
इस आर्च आता है, इसको हम बताते हैं आर्च करके, जो ब्लड वेसल जो वेन आता है इस तरह से आर्च करके बोलते हैं। इस आर्च को मार मार कर क्या कर देता है, यहाँ पे वो ट्रॉमा हो होके सूख जाता है, मतलब ट्रॉमा होकर जैसे घाव हो जाता है ना, फिर वो छोटा हो जाता है। छोटा होने से क्या होता है, फिर वही है कि प्रेशर बढ़ने लग जाता है, वीनस हाइपरटेंशन होने लग जाता है। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ब्लड की स्पीड भी पता चले, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज बीन सेंट थ्रू द वेन, दैट इज आल्सो टू बी नोन और इट इज डिजायरेबल टू नो। सो ये चीजें है जो पेशेंट की एंड से होना चाहिए और डॉक्टर की एंड से होना चाहिए। पेशेंट की एंड से एक और चीज मैं बताना भूल गया, वो है कि पेशेंट जब भी हम फिस्टुला बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद वेरियस मैन्योर्स, कुछ लोग क्या कर देते हैं, कॉटन रखकर एक लेदर बेल्ट की तरह उसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आइडियल क्या होता है, आइडियल वी बिलीव दैट्स आइडियल, कि हम एक थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, बस एक 5 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के उसको रख दें और उसके बाद एक माइक्रोपोरी लगा दें, एक सर्कल या 2 सर्कल ऑफ माइक्रोपोर लगा दें, ताकि ज्यादा प्रेशर ना हो उसके ऊपर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर करोगे ना ब्लड क्लॉट होने की रिस्क रहती है। पेशेंट को ये देखना चाहिए कि पहले तो मेरी ब्लड आराम से बंद हो जाता था, अब बहुत टाइम लग रहा है बंद होने के लिए, जब ब्लीडिंग बंद होने के लिए। वो एक अर्ली साइन है स्टेनोसिस का, ऊपर में धारा में स्टेनोसिस है, ऊपर में कुछ ब्लॉक है, ये बताने के लिए। सो दिस इज आल्सो पेशेंट ही बता पाएगा। कुछ कुछ इंटेलिजेंट पेशेंट हमारे पास आके, एटलीस्ट आई रिमेंबर 3 पेशेंट्स इन द लास्ट 4 months हु केम एंड टोल्ड मेरी ब्लड जल्दी बंद नहीं हो रही जी, थोड़ा आप देख लीजिए करके। सो हम सिंपल करते हैं, हम बता देते हैं एक सिंपल वीनोग्राफी। वीनोग्राफी मतलब क्या है, यहाँ पे एक डाई डालते हैं, थोड़ा सा डाई डालते हैं और देखते हैं, एक्सरे करके देखते हैं कहाँ ब्लॉक है करके। फिर हम सर्जन या रेडियोलॉजिस्ट हम फिर क्या कर देते हैं, उसको उस ब्लॉक को बलून से खोल देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, पेशेंट दे कम एंड टेल बैक वी आर फैंटास्टिक, वी आर फाइन करके। ये इनफैक्ट एक जन का यही प्रश्न था कि उसको इनफैक्ट काफी लोगों का ये भी एक दिक्कत है कि ब्लड जल्दी बंद नहीं हो रहा डायलिसिस के बाद। तो इसीलिए आपने बता दिया कि इट इज एन इंडिकेशन, वो एक पहला संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। यस, तो आप चेकअप करवा लीजिए। जैसे आपने कहा, आप वो टेस्ट का नाम दोबारा बताएंगे? वीनोग्राफी सिंपल वीनोग्राफी। एक पेरिफेरल वेन में जहां कैनुला डालते हैं, उसमें थोड़ा सा डाई डालकर एक एक्सरे करवा लेते हैं। क्योंकि एक उसके लिए एक होता है ना, एक होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब ये होता है कि हम जो आर्टरी है वो भी देखें और जो वेन है वो भी देखें। इसमें तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लॉक ऊपर ही है, वेन में ही है। तो सिंपल एक मतलब एक 10 मिनट का प्रोसीजर है, बस दे दिया डाई, देख लिया, फिर बस अगले दिन पोस्ट कर लिया, उसको कर दिया छुट्टी, अगला डायलिसिस बिल्कुल नॉर्मल। थैंक यू। और सर इसके आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक, ये ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच सर। सर ये स्पीड के ऊपर हमारे पास अभी एक लाइव 2 प्रश्न आए हैं विच आर रिलेटेड मोर और लेस। वो बोलते हैं कि आपने जैसे कहा कि 300 स्पीड कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। तो अगर उनको हार्ट का ज़्यादा स्पीड रखकर, तो क्या हार्ट पे ज़्यादा रिस्क होता है? और आइडियल स्पीड रखना क्या चाहिए, ये किन चीज़ों पर निर्भर है? यूजुअली क्या होता है कि 300 to 350 I'm telling you is reasonable, it gives good dialysis 300 to 350 ml। अच्छा, ठीक है, इन एन अडल्ट। अब डोंट आस्क मी ना बच्चे में क्या नहीं होगा। एवरेज एडल्ट, जैसे आपने कहा एक 60 300, किलो का। जैसे जैसे ठीक ठाक आदमी हो, मतलब हाँ 5'4" एंड अबव में हो, 300 to 350 इज अ डिसेंट स्पीड। ठीक है जी, इट विल गिव गुड क्लियरेंसेस। ठीक है जी, ये है हमारा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। द नेक्स्ट व्हाट यू आर आस्किंग, इसका नेक्स्ट क्या था? जो अगर ज्यादा स्पीड रखे, या अगर ज्यादा क्लियरेंस चाहिए, तो हार्ट पे कुछ असर, रिस्क ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इट डिपेंड्स अपॉन, देख हमेशा ना पहले ये सब पहले जमाने की बात होती थी कि फिस्टुला से हार्ट फेल हो जाएगा। मैं हाँ मानता हूँ यस। ये एक बात सच, एक हद तक सच है कि फिस्टुला इज अ हाइपर डायनेमिक स्टेट, इसमें कुछ नहीं है। जैसे अनीमिया होता है, 6-7 हीमोग्लोबिन होते हैं लोगों का, उनके ऊपर भी, हार्ट के ऊपर भी हाइपर डायनेमिक स्टेट। ठीक है जी, जैसे कुछ
विटामिन डेफिशिएंसी होता है, उससे कुछ बेरी करके डिजीज हो जाता है, उससे भी हाइपरडायनेमिक स्टेट है। उसी तरह फिस्टुला से भी एक हाइपरडायनेमिक स्टेट हो जाता है। अच्छा, इफ somebody is having heart failure, अगर किसी का हार्ट फेल हो गया है, रेयर होते हैं, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग इवन अमंग डायलिसिस पेशेंट, उनमें थोड़ा फिस्टुला की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, बट दिस इज अगेन अ रेयर, दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज नॉट द रूल। ठीक है, सो ये हमें जान लेना चाहिए। उन लोगों में मे बी वी कैन गो लिटिल ऑन द स्पीड, ये एक होता है। सो दैट इज one thing that we need to remember कि 300 to 350 we should target. Many a times हम 300 to 350 target, मैं जो बोल रहा हूँ ना 300 to 350, it is not very common. Problem हुई कि हमारा veins काफी poor होते हैं। Not we should not blame our race for that vein, but problem क्या होता है कि fistula बहुत late बनाते हैं। Majority of the people get fistula done only after they start dialysis. Even see some people unfortunately are मतलब बदकिस्मत से उनकी जब डायलिसिस शुरू होती है तभी रीनल फेल्यूर पता होते ही डायलिसिस शुरू हो जाता है। उनमें तो हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी सही पेशेंट, बात। बट बहुत कुछ लोगों में जैसे डायबिटिक्स होते हैं, 1.5 क्रिएटिनिन, 2 क्रिएटिनिन, 3 क्रिएटिनिन से फॉलो अप करते आ रहे हैं। वी कीप टेलिंग देम कि भाई कर लो, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज कर लो। दे फील दैट फिस्टुला बनाना का मतलब ये होता है कि डायलिसिस चालू करना होता है। मेरा आपके ये जो टॉक के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि फिस्टुला बनाना और डायलिसिस शुरू करना एक नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फिस्टुला बना लिए हैं और सालों तक उनका 1 साल 2 साल तक उनको डायलिसिस शुरू नहीं हुआ। और एक और स्टडी एक जर्नल है, उसमें पब्लिश्ड है, एनडीटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई रिकलेक्ट राइट, एनडीटी करके, नेफ्रोलॉजी डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन करके ये था शायद। तो उसमें एक स्टडी पब्लिश्ड था जिसमें ये बताया गया है कि जिस पेशेंट्स ने फिस्टुला बना लिया है उसमें डायलिसिस इनिशिएशन, जैसे डायलिसिस फिस्टुला बना लिया, उन लोगों में डायलिसिस शुरू होना थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है because of probably some growth factor secrete होता है वहां से, जो भी secrete होता है that delays the initiation of dialysis. So there is also a positive side, इसकी एक positive side भी है। So मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि we should get a fistula, क्योंकि fistula अगर कर लेंगे ना, कौन सा कैथेटर, टेम्पररी कैथेटर अच्छा है, परमानेंट कैथेटर अच्छा है, किस तरह की परमानेंट कैथेटर, ये सब ना ऑब्सोल्यूट हो जाता है। महंगा है, एक तो इतना महंगा है कैथेटर्स, if you go for a permanent catheters, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है, ठीक से नहा नहीं सकते हो। जैसे आप कैथेटर डाल देते हो, सो पहले 2-3 हफ्ते तक तो हम एटलीस्ट आई से दैट आप मत नहाना, ठीक है। उसके बाद भी जब नहाना है वाटर प्रूफ वो टेगाडर्म लगाकर, जो इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली, 50। मेरा कैथिक एक्चुअली मेरा भी परमा कैथी है, तो इट इज, आप जो भी कह रहे हैं वर्ड फॉर वर्ड, वो बहुत दिक्कत आती है। Yes. So it is of maintenance is very, it is difficult. Yes, it should be the last resort, but yes, sometimes it happens. But yes, जिसको पहले जैसे पहले जिसको फिस्टुला नहीं पता चलता, जिसको रीनल फेलियर तभी पता चलता, तो उसके लिए तो you can't blame him or her. तो इज देयर सर ऐसा कोई, सपोजिंग अगर कोई सीकेडी स्टेजेस में, लास्ट फ्यू स्टेजेस में है, जैसे स्टेज 5 में है और समथिंग, तो उसका सही समय कौन सा है फिस्टुला बनवाने के लिए? आपने जैसे बोला कि फिस्टुला बनवा ले तो अच्छा है डायलिसिस के लिए, तो उस एक डायलिसिस स्टेज 5 भी ना जी बहुत रिलेटिव टर्म्स है। सपोज हम जो फार्मूला आता है उस फार्मूला के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे ना, 3.5 मतलब 4, 4.5 पे ही 4.5 पे वो जीएफआर पे आ जाता है, फिस्टुला बनाने वाला जीएफआर स्टेज 5 वाला आ जाता है इन अ 55-60 year old male. What we generally say is क्रिएटिनिन 5 के जब 5 हो जाता है आपका क्रिएटिनिन, वी नो दैट 5 to 6 के बीच में यूजुअली 100 पीपल ले लोगे तो 90 को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, यूजुअली आफ्टर 7 के ऊपर ही होता है। 5 के पास जब हो जाता है वी से दैट प्लीज गेट अ फिस्टुला डन। मतलब वो एक लाल बत्ती है, 5 लेवल आ गया, मतलब समझो कि अभी वो समय आ चुका है, करीब है कि आपको सोचना पड़ेगा। जब रूल ऑफ एक डायलिसिस के लिए, एक फिस्टुला के लिए ना, एक रूल ऑफ 6 करके होता है। रूल ऑफ 6 क्या होता है कि
इसी कॉन्टेक्स्ट में ही मैं बोल रहा हूँ, तो वो सुन लीजिए। सो एक होता है कि एक फिस्टुला जो होता है उसकी ब्लड का स्पीड 600 देना चाहिए। ये स्किन से इट शुड बी लेस देन 6 मिलीमीटर डीप, एंड उसकी जो डायमेंशन होता है वो एटलीस्ट 6 मिलीमीटर होना चाहिए, जो डायमीटर होता है उसका। एंड एटलीस्ट 6 हफ्ते होना चाहिए फिस्टुला क्रिएट करना और डायलिसिस इनिशिएट करना। आज के दिन में हम देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड ठीक है तो जल्दी शुरू कर लेते हैं, बट इज एक होता है ना कन्वेंशनल टीचिंग करके बोलते हैं। एंड ये फिस्टुला को जो नीडल लगाते हैं हम ना, जैसे इतनी जगह जो होगी, जो तो नीडल लगाने वाली जगह एटलीस्ट ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर क्यों बताते हैं कि अगर 5 सेंटीमीटर के नजदीक होता है ना, वो ब्लड वहीं पे मिक्सअप होने की चांस रहता है, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस कम हो जाता है। मैं इसमें ये भी एक ऐड करूंगा, क्रिएटिनिन 6 होते हुए आपको फिस्टुला बना लेना चाहिए करके, मतलब समझ रहे हैं जी, यू शुड नॉट अलाउ इट टू गो बियॉन्ड करके, ज्यादा खींचे नहीं। yes. So it's good that way, like it's good for the patient, they will save lot of money. Unfortunately ना, मतलब हम 100 लोगों को बताते हैं ना, ये सच है कि only maybe 80-90% इग्नोर, they find a way to delay it. लोग अक्सर ये भी बताते हैं हमें डेट नहीं मिलता है करके, they use it as a weapon for not getting a fistula done. I've seen this happening, like this happening. थैंक यू। करमजीत जी, आप अगला प्रश्न लेना चाहेंगी? जी सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाह रही हूँ वो एफिशिएंसी ऑफ डायलाइजर्स की लेना चाह रही हूँ। पैसे की तंगी की वजह से डायलाइजर को बार बार रीयूज किया जाता है, तो क्या इसका डायलिसिस की एफिशिएंसी पे कोई प्रभाव पड़ता है, या इस प्रभाव को कम करने के लिए कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? मिसेस करमजीत, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायलिसिस इटसेल्फ इज बड़ा महंगा अफेयर है ये। जी सर। अफेयर, तो इसमें भी आप हर बार नया डायलाइजर यूज करोगे तो पैसे की तंग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो देर आर इसकी दो अप्रोचें होती हैं। एक होता है हर बार मैं अच्छा बोल देता हूँ फर्स्ट का, हर चीज का मैं आप एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ सो दैट पीपल अपने आप ले लें जो उनको लेना है करके। एक होता है जो डायलाइजर हर बार हम चेंज करेंगे, तो वो तो एक तरह से सुनने के लिए तो आइडियली लगता है कि आपने यूज किया फेंक दिया। इसका एडवांटेज ये है कि आपको रिस्क, इन्फेक्शन को रिस्क होने की चांसेस बिल्कुल जीरो है। कोई हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से उसकी चांस तो बिल्कुल जीरो है। दूसरा है कि जो डायलाइजर है वो बिल्कुल 100 का 100% पेटेंट है, मतलब उसमें कोई ब्लॉक्स नहीं, उसमें कोई क्लॉट्स नहीं है, सो अच्छा डायलिसिस देगा। ये है फ्लिप साइड, इसका एक फ्लिप साइड है कि इतनी ज्यादा बल्क डायलाइजर की वजह से डर्ट अक्यूमुलेट हो जाता है इस दुनिया में, मतलब ऑब्वियसली ये भी ग्रीन वेस्ट, मतलब जो आजकल ग्रीन डायलिसिस में बोलते हैं ना, सो उसमें इतने वो भी आता है कि आप इतना वेस्ट जनरेट करते हो करके, इस वेस्ट को फेंकने के लिए जगह नहीं है, मतलब सो दैट्स वन थिंग। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा था रीयूज के बारे में, जो रीयूज का हम कर सकते हैं, हम करते ट्रेडिशनली हम करते आए हैं, लेकिन इसकी एक दो चीजें होती हैं। एक हम देखते हैं जब भी आप डायलिसिस खत्म हो जाता है, सपोज किसी, मैं यही बोलता हूं, अगर कोई हेपरिन फ्री डायलिसिस करता है, हेपरिन फ्री मतलब क्या है कि कोई उसका ब्लीडिंग है, कभी कभी हार्ट की जो कैविटी के अराउंड में पानी हो जाता है, या कहीं ब्लीडिंग होता है, पेट में ब्लीडिंग होता है, हम उस मरीजों को बताएं भाई आप हेपरिन मत यूज करो क्योंकि ब्लीडिंग की रिस्क ज्यादा है। ऐसे लोगों में सेट में क्लॉट होने की चांसेस बहुत हाई है, एंड ये डायलेजर यूजुअली चलते नहीं। उन लोगों में एटलीस्ट वी शुड नॉट ट्राई टू रीयूज द डायलेजर। एक तो इस ग्रुप क्लियरली आउट हो गया। दूसरे ग्रुप जब हम रीयूज करते हैं, हम एक चीज चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं और वॉल्यूम चेक करते हैं। प्रेशर आराम से मारने से पूरा प्रेशर कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, और वॉल्यूम जैसे हम 100 का वॉल्यूम डालेंगे तो एटलीस्ट 80 पानी बाहर चला जाना चाहिए। सो 80% फाइबर वॉल्यूम करके बोलते हैं। एवरी टाइम इट शुड बी 80% फाइबर वॉल्यूम। 80% फाइबर वॉल्यूम से कम हो जाएगा तो हम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ डायलिसिस बहुत कम हो जाएंगे। सो जब भी आपकी डायलिसिस जब भी रीयूज करते हैं,
आपकी जब जो भी सफाई करते हैं उस डायलेजर को डिसइंफेक्ट करके करके चेक करते हैं, उनसे पूछना चाहिए भाई 80% से ऊपर है ना मेरा, 82 83% है ना मेरा करके। अगर ऐसा रहता है तो यू कैन कंटिन्यू टू रीयूज। आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि वी आर फार अवे फ्रॉम यू नो बीइंग सिंगल यूज यूनिवर्सली के चांस, मतलब मुझे तो कम लगता है क्योंकि बड़ा महंगा है। मतलब एटलीस्ट इन इंडिया आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि 100% हम सिंगल यूज ही कर रहे हैं, वो तो मुझे लग नहीं रहा है। We जी will सर। still continue to have 30-40% people who will need to reuse their dialyzers. Reuse the dialyzer का मतलब ये होता है कि दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसको अच्छा दिखना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड थिंग, उसको ठीक से मार्क करके रखना चाहिए। कहीं पेशेंट कहीं एक संतराम दूसरे संतराम या एक नाम जी दूसरे नाम के साथ मिक्सअप ना हो जी जाए। जी हो जी सकता है जी, बिकॉज इज अ ह्यूमन फैक्टर, इसमें ह्यूमन फैक्टर है। सो लेट्स नॉट इग्नोर द ह्यूमन फैक्टर, हो सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज जो मैंने आपको बताया था 80% होना चाहिए करके, मतलब फाइबर वॉल्यूम 80% होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं तो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस बहुत गिर जाएगा, पेशेंट विल फील इनएडिक्वेट। जिसको जो बंदा 3 दिन निकाल लेता था उसको 2 दिन में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। प्लस जी these are all things like हाँ। सर आपको जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपको कोई स्लाइड्स शेयर करनी है तो यू कैन। so these are मेरे पास सिर्फ 5 स्लाइड है। so these are all जी सर। मतलब and I'll just share this. मेरा आ गया ना स्लाइड हाँ में। जी है, तो दिख रहा ये जी सर। टीवी फिस्टुला में क्या होना चाहिए, मैं रूल ऑफ 6 आपको बताया था ना कि ये 6 फिस्टुला बनाने के बाद एटलीस्ट 6 हफ्ते का टाइम देना चाहिए। यस, समटाइम्स लोग 2 हफ्ते के बाद ही चेक करते हैं कि अच्छा जी अच्छा मेच्योर हो गया है तो हम यूज कर सकते हैं। दैट्स एन एक्सेप्शन, दैट्स नॉट द रूल। सेकेंड वन, 6 मिलीमीटर लेस देन स्किन से वो 6 मिलीमीटर डीप नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर ना नीडल घुसने में एंड मैन्यूरेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। एंड जो फिस्टुला की जो डायामीटर होती है वो एटलीस्ट 6 मिलीमीटर होना चाहिए, तभी इसका मतलब है कि अच्छा बना हुआ है। स्पीड मैंने बताया 600 ml से ज्यादा होना चाहिए। यूजुअल स्पीड 800 से 1200 होता है, 600 से ऊपर हम नॉर्मल लेके चलते हैं। यस, इफ इट इज अबव 2000, some people say it's a high flow। 2000 के ऊपर जब हो जाता है वो हम बताते हैं हाई फ्लो फिस्टुला। उसको भी हमें कम करना चाहिए क्योंकि हर चीज एक लेवल से ज्यादा जब हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। देन 6 एटलीस्ट हमें 6 सेंटीमीटर ऑफ वेन अवेलेबल होना चाहिए फॉर कैन्युलेशन, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के कम रहता है कैन्युलेशन तो वहीं पे ब्लड मिक्सअप होने की चांसेस ज्यादा रहती है। और दूसरी लास्ट चीज मैंने जो बताया वो है कि क्रिएटिनिन 6 के आसपास बना लेना चाहिए हमें। दैट इज अनदर थिंग। नेक्स्ट वन इज ये होता है कि जब आप जैसे आप अपना हाथ ऊपर उठाओगे तो फिस्टुला पूरी तरफ से कोलैप्स होना चाहिए। ठीक है जी, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक जैसे हम ये देखते हैं कोलैप्स होता है ना, उस तरह के कोलैप्स होना चाहिए। ये सर। लेकिन ये इतना बड़ा फिस्टुला, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन इतना जो बड़ा फिस्टुला अक्सर जो हो जाता है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, वही उसी यही हाँ 2 सॉरी। महीने डालने के लिए मैंने रखा हुआ है थैंक यू कि सॉरी। ये जो फिस्टुला होता है ना, जो एक होता है कि फिस्टुला एक दो जगह में बल्ज हुआ है और एक होता है पूरी वहां से यहां से आप देखोगे यहां से शुरू होकर यहां तक फिस्टुला जहां तक है पूरा डायलेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टिनोसिस है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक है, यहां तक छोड़ना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टेक इट टिल हियर। प्रॉब्लम वही है, कीप सेइंग यू शुड नॉट टेक इट टिल हियर। इसका मतलब यहाँ पे टाइट स्टिनोसिस है। टाइट स्टिनोसिस को हम बलून से पास एंजियोप्लास्टी कर भी देंगे ना ये बार बार ना फिर ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज रिकॉइल हो जाता है। जैसे हम इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक टिश्यू को आप बड़ा बनाते हो नॉर्मल हो जाता है, कुछ दिन 1-2 महीने बाद फिर वो रिकॉइल हो जाता है। सो इसलिए हमें यहां तक पहुंचना नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, दिस इज वन थिंग। द नेक्स्ट इज ये होता है वीनस हाइपरटेंशन करके। इसी की वजह से ये भी हो सकता है कि क्या होता है ऊपर ब्लॉक हो गया,
ऊपर ब्लॉक होने की वजह से एक तो है कि सिर्फ फिस्टुला ही डायलेटेड रहेगा, और दूसरा प्रेजेंटेशन वीनस पूरा वहां जो फिस्टुला है वहां से ऊज आउट होकर एडिमा होकर पूरा हो रहा है। तो ये आप देख रहोगे, उसको वीनोग्राफी है जो है ना बगल में, वीनोग्राफी इसी को बोलते हैं। आप देखिए कितना सीपेज कितना हुआ है, हर जगह आप देख रहे हो डायलेटेशन हो गया है करके। ऐसे परिस्थिति में जो फर्स्ट वाला इससे पहले वाला दिखाया था, यहाँ पे हम वीनोप्लास्टी करेंगे, मतलब बलून से उसको खोल देंगे तो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन इसमें अक्सर हमें फिस्टुला को बंद करना पड़ता है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स में, ये जैसे दो ही जगह बल्ज होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम फिस्टुला को पंचर करते हैं, एक ही जगह में पंचर करते रहते हैं। जब एक ही जगह में हम उसको पंचर करते रहते हैं तो हम वहां पे एक तरह से डायलेटेशन, स्मॉल पॉकेट्स ऑफ स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम सूडो एन्यूरिज्म करके करते हैं। इसका रिस्क ये रहता है कि ये इन्फेक्ट होकर कभी भी रप्चर होगा तो सोच लीजिए 600 ml ब्लड पर मिनट का स्पीड से बाहर फेंकेगा, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स एवरीथिंग विल बी ओवर। सो इसके लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? जब भी आप फिस्टुला को पंचर करते हैं, इसको हम बताते हैं एक रोप लैडर टेक्निक करके। लैडर टेक्निक मतलब आज यहां पंचर किया, कल थोड़ा ऊपर, परसों थोड़ा ऊपर, उसके बाद थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, उसी तरह सिमिलरली इस एंड में भी थोड़ा ऊपर, हर दिन थोड़ा ऊपर 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 करते जाना, फिर नीचे से शुरू करना। इसको हम बताते हैं रोप लैडर टेक्निक। और लैडर टेक्निक करके मतलब हम अक्सर में जब मैं पेशेंट्स को कार्ड में ना फिगर डाल के दे देता हूँ, ऐसे आप करना करके, ये दिन के लिए, ये एक दिन के लिए, ऐसे ऐसे डाल के दे देता हूँ। सो दैट इज अनदर वे टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन। सो दिस मैं यही दिखाना चाह रहा था फिस्टुला में कि आपका ये मेन चीजें होती हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए इन एन एवी फिस्टुला, कि ये होना नहीं चाहिए। एंड आपको यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव ताकि आपको ये मिस ना हो। या जी थैंक यू। सो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, हर यस एक समय पर आपको फिस्टुला देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यस इमीडिएटली आपको जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर को बता सके, यस उतनी जल्दी हम आपकी फिस्टुला को ठीक तरह से रख सकते हैं। एग्जैक्टली। इसको ना जिम्मेदारी हर बंदे की है। एक पेशेंट का भी मैंने बताया, ये 2-3 पॉइंट आई विल अगेन रिपीट इट, क्योंकि इसको 2-3 बार सुनने में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सर, प्लीज। पेशेंट एक तो है, पेशेंट को देखना चाहिए, फील करना चाहिए, देन ब्लड का स्पीड मशीन में चेक करना चाहिए, और वीनस प्रेशर कितना है मशीन में देखना चाहिए। ये पेशेंट के एंड है। फिर पेशेंट को ये भी बताना है, डॉक्टर हमारा 1 महीना हो गया है, तो टेक्नीशियन या नर्स जो भी है उनको बता दीजिए, आप एक बार मेरे फिस्टुला को थोड़ा छू के देख लीजिए कि ठीक है। छू के देख लीजिए मतलब डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब एग्जामिन करके देख लीजिए। हिंदी इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, सो तो उसको आप एग्जामिन करके देख लीजिए। सो वो ठीक है। एंड अदर थिंग इज, एंड देन एवरी 3 मंथली आप प्रेफरेबली गेट एन अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड उस डॉक्टर से करना चाहिए, उस रेडियोलॉजिस्ट से करना चाहिए जिसको फिस्टुला की एक्सपीरियंस हो। जिसकी फिस्टुला की एक्सपीरियंस ना, उससे करना या ना करना बिल्कुल इक्वल है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक वी ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। अभी कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला सर। तो आई थिंक वी कवर्ड, करण जी आई थिंक सब कुछ तो मोस्टली कवर हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हम चाह रहे थे, उससे भी ज्यादा सर ने हमें जानकारी दी है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। इतना डीपली आपने सही में हमें समझाया, और जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। थैंक यू। और तो मुझे जो बहुत, चीज अच्छी लगी कि हमें एक्चुअली हाँ, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है आज। जो मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप सभी जाके अपने टेक्नीशियन या अपने डॉक्टर या फिर देखे कहीं से पूछे कि ये क्या होता है। जैसे सर ने बताया सोडियम प्रोफाइलिंग करके कुछ चीज है, वो जाके देखिए क्या होता है सोडियम प्रोफाइलिंग। और आप अपने फिस्टुला को भी देखिए कि सब कुछ ठीक है क्या, आपका ब्लड जैसे खून ज्यादा वक्त ले रहा है निकलने के लिए। ऐसी सब छोटी छोटी बातें जो सर ने बताई है वो इतनी महत्वपूर्ण है
कि आपको लंबे अरसे तक अगर डायलिसिस करना है तो इट इज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों के अलावा सर आपकी तरफ से कोई समापन की टिप्पणियां? समापन टिप्पणियां मेरी यही है कि अक्सर पेशेंट बैठे रहते हैं, जब भी ओपीडीज में बैठे रहते हैं तो काफी लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मैं यही बताऊंगा, ट्राई टू कन्विंस अदर्स, बिकॉज the probability of getting convinced by a patient is much higher than the best doctor. So I will not say इस डॉक्टर या उस डॉक्टर की बात नहीं करूंगा. Even the best doctor will not be able to convince as a simple patient. So ये बात, क्योंकि अगर फिस्टुला हमने अच्छा कर लिया 50% गेम जीत लिया. पानी की क्वालिटी अच्छी है तो 20% अच्छा जीत लिया. जी सर. अगर हमने डायलाइजर अच्छा चूज कर लिया और एक सेंसिबल टेक्नीशियन, क्योंकि देखिए ईगो एक बहुत बड़ी चीज होती है इस दुनिया में. अगर एक सेंसिबल बंदा आपको मिल जाए जो कॉमन सेंस यूज करे, सो यू नो यू वन दैट अदर 20%. नेक्स्ट 10% यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस, आपकी मुंह पे कंट्रोल कैसा है, ये इस पे मैं. सो दीज आर माय फाइनल कमेंट्स. यू कैन टेक दैट. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना कीमती समय भी हम सबके लिए निकाला सर, और आशा करेंगे आगे भी हम कुछ और वेबिनार्स करें आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पे. टेक केयर. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस. बहुत धन्यवाद आपका किडनी वॉरियर फाउंडेशन की तरफ से. धन्यवाद. धन्यवाद. हाँ जी, शुक्रिया. ओके सर.